चलो एक क्वेश्चन लिखना। क्या बोल रहे हो, बता। क्या आंसर टैली करनी है क्या? तो बताओ, तो कॉपी दे दो मुझे, कोई तुम दे दो साफ सुथरी, मतलब जिसमें मुझे मुझे देखे। क्वेश्चन दिखा दो बस, केवल क्वेश्चन दिखा दो, आंसर नहीं चाहिए मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन था xt इज इक्वल टू साइन 40t प्लस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये सिंगल पीरियोडिक है, इसको आप क्या लिख लोगे, 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2। तो ये भी तो पीरियोडिक ही है। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t1 2 पाई अपॉन 20, दैट मींस 1 अपॉन 10, है ना। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t2 इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2, दैट मींस पाई, सॉरी ये पाई होगा, है ना। t1 आ गया, t2 आ गया अपना। अब अपन t1 अपॉन t2 का रेशियो निकाल लें, तो t1 अपॉन t2 हो गया पाई अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन पाई, दैट मींस 1 बाई क्या, तो 1 अपॉन 20। ठीक है, तो P अपॉन Q के फॉर्म में है, देयरफॉर इज पीरियोडिक। मतलब ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल हमारा क्या बन चुका है, पीरियोडिक। अब सेकंड टास्क क्या है इसका, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए क्या बताया था मैंने कि T1 और T2 के न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम ले लेंगे, अपॉन इसके डिनोमिनेटर पार्ट का क्या ले लेंगे, HCF। तो कितना आ गया, पाई आ गया। तो कैपिटल डी इक्वल टू कितना आ गया, पाई। यस और नो, सही है। सेकंड क्वेश्चन दादू से, हाँ कर लो कर लो, उसको चालू कर लो थोड़ा, 27 भी 26 भी चालू कर लो, क्या रूम टेम्परेचर है। हाँ वो सफोकेशन तो हो गई होगा ना, बंद है ना, क्रॉस वेंटिलेटेड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। है आंसर, नहीं आंसर तो लिख दूं, लेकिन ये तो नोट कर रहे हैं ना, तुम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। कैमरा तुमने आज फिर हिला दिया। चलो कोई है नहीं वैसे कैमरे पर। हो गया क्वेश्चन नोट, कर लो चलो। क्वेश्चन गलत लिख दिया तो अब क्या कर सकते हैं, क्या। अरे वो दूसरा क्वेश्चन है, ये अलग। क्या देख रहे हो तुम फिर, क्वेश्चन नहीं देख पा रहे सही। हो गया तुम्हारा नोट, स्वप्निल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है xt इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 40 पाई टी प्लस साइन 20 पाई टी। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन के तौर पे मैं इसको कॉस 80 पाई टी लिख सकता हूं, अपॉन 2 कर सकता हूं। ये मेरा पीरियोडिक है ही, इसका टाइम पीरियड कितना है मेरा, 2 पाई अपॉन 20 पाई, दैट मींस 1 अपॉन 10। सही लिखा है मैंने। ये मेरा पीरियोडिक है ही, इसका टाइम पीरियड कितना है मेरा, 2 पाई अपॉन 80 पाई, दैट मींस 1 अपॉन 40। ठीक है, तो देखो वैसे क्या करना, जब हम चीजें शॉर्टकट में करते हैं ना, फास्ट फास्ट बस ऐसे ही होता है, हम जो स्टेप है उनको स्किप कर देंगे।
T1 में और T2 में क्या कोई ऐसा टर्म आया जिसमें √2 √3 पाई की बात हो रही हो? तो फिर हमें जिक्र ही नहीं करना, हमें पता है कि T1 अपॉन T2 किसको फॉलो करेगा, P अपॉन Q को फॉलो करेगा। हम क्यों टाइम स्पेंड करें, दैट मींस पीरियोडिक नहीं हो गया ये, ठीक है ना। और पीरियोडिक हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड के टाइम पे देख लो आप इसको, कहां गया T1 में एल्शियम लिया, कितना आ गया 1 आ गया। अब यहां पर लोगे HCF, HCF क्या मैं 10 लिख सकता हूं, यस और नो, तो 1/10 सेकंड इसका आंसर आ गया। आ रहा था ये सभी का, हाँ कर लेना। नेक्स्ट हटा दो इसे, एन में होता तो 1 होता आंसर, एन में होता तो 1, क्योंकि टी तो कुछ भी हो सकता है ना, कंटिन्यूअस डोमेन में चल रहे हैं ना। लेकिन डिस्क्रीट में तो 1/10 पॉसिबल नहीं, 0.1 पॉसिबल ही नहीं है, वहां तो 1 2 3 4 के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्क्रीट सिग्नल है ये, x ऑफ n इज इक्वल टू e टू दी पावर j पाई n, है ना। तो यदि ये j पाई t होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सीधे सीधे हम क्या बोल देते, जो सिग्नल पीरियोडिक है उसका टाइम पीरियड निकाल देते। लेकिन ये डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट में सबसे पहले हमें n निकालना होगा, बाद में पीरियोडिक की बात करेंगे। तो n क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है पाई, पाई से पाई कट गया, क्या बचा हुआ है 2 अपॉन 1। तो क्या n अपॉन m मेरा p अपॉन q के फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा, कर रहा है। दैट मींस सिग्नल जो x ऑफ n है वो मेरा क्या बन चुका है, पीरियोडिक, पीरियोडिक बन चुका है। तो आप n साफ साफ दिख रहा है आपको, n की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। हो गया सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल ये भी डिस्क्रीट है, x ऑफ n इज इक्वल टू j e टू दी पावर j 4 पाई है ना ये, सॉरी पाई, पाई n है ना। तो बेसिकली इसको तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं जस्ट लास्ट क्वेश्चन में। ये j बना के क्या बताना चाह रहे हैं, j तो क्या बताना चाह रहा है e टू दी पावर j पाई बाई 2 लिखा हुआ है ना ये, तो j का मतलब तो, j का मतलब तो e टू दी पावर j पाई बाई 2 है, e टू दी पावर j पाई बाई 2 e टू दी पावर j पाई n। तो बेसिकली e टू दी पावर j पाई n प्लस 1/2 नहीं आ गया। तो बेसिकली पीरियोडिक के लिए तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये n या t रिस्पॉन्सिबल है ना, बाद बाकी तो फेस है ये, बाद बाकी तो ये फेस है। हमने फेजर पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मैग्नीट्यूड भी होगा, फ्रिक्वेंसी भी होगी और फेज भी होगा, इसको लिए फेजर फॉर्म, फेजर फॉर्म में चला गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो कि लास्ट क्वेश्चन में थी, कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है। इसका मतलब सिग्नल कैसा है मेरा पीरियोडिक। और अभी भी बात करूं तो कैपिटल एन कितना था लास्ट क्वेश्चन में, 2 था ना, लास्ट क्वेश्चन में 2 था ना। ठीक है, तो cos पाई 2 तो 0 ही हो गया, जे sin पाई बाई 2, sin पाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो जे आ गया। सही लिखा है ना ये मैंने, कर सकता हूं इसको ऐसे ही। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है e टू दी पावर j बाई 2। तुम इधर बैठ जाओ थोड़ा, जस्ट सामने ही बैठे हो सीधे उसके, उसको डिस्टर्ब मत करना, वो वाली चेयर को, मतलब उससे दूर रखना, मतलब वो जरा भी डिस्टर्ब हो गया भाई। हो गया ये, चलूं आगे। इसके अगला क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क के तौर पर, एक्स टी, तुम बताओ ई टू दी टी इंटू ई टू दी पावर जे टी, फास्ट, मैं नहीं करना चाह रहा हूं, क्या होगा ये, क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है, ये सिग्नल पीरियोडिक है टी,
टी तो क्या रैम सिग्नल है ना, एक टी तो एक रैम सिग्नल है, तो ये तो क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक। और नॉन पीरियोडिक हो गया, चलो इसको भी देख लेते हैं, ये कैसा सिग्नल है, पीरियोडिक। कल मैंने बहुत अच्छे डिस्कस किया था कि नॉन पीरियोडिक का किसी के साथ भी एडिशन हो गया पीरियोडिक, या किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया जो कि पीरियोडिक है, तो रिजल्टेंट सिग्नल भी क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। मतलब आप दो नॉन पीरियोडिक सिग्नल को ऐड कर रहे हो तो सिग्नल ऑलवेज बिकम एक नॉन पीरियोडिक। दो नॉन पीरियोडिक सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि सिग्नल नॉन पीरियोडिक हो, लेकिन एक सिग्नल नॉन पीरियोडिक है, एक सिग्नल पीरियोडिक है, तो सिग्नल विल बिकम ऑलवेज नॉन पीरियोडिक। ठीक है, हो गया। डिस्क्रीट में, यस डिस्क्रीट में भी यही होगा, एन फंक्शन तो रैम फंक्शन है ना, तो किसी भी नॉन पीरियोडिक को आप पीरियोडिक के साथ मर्ज करोगे तो फंक्शन क्या ऐसा नहीं होगा जैसे कि ये है, ये फंक्शन तो आपको एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये जो फंक्शन इसके साथ कोलाइड करेगा रैम फंक्शन के तौर पर, तो पूरा का पूरा डैम फंक्शन नहीं बन जाएगा। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन था एक्स टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर जे पी माइनस वन। ये क्या बोलना चाहोगे, फर्स्ट क्या बोलना चाहोगे इसको, ई टू दी पावर जे टी माइनस वन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई टू दी पावर जे टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जे। तो भैया ये तो एक सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है या नहीं है, और इसमें किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की, बताओ मुझे। जस्ट लास्ट क्वेश्चन किया था, नहीं किया था ये भी हमने, जिसमें हमने जे को किस में कन्वर्ट कर दिया था, ई टू दी पावर जे को हमने जे लिखा था, तो ई टू दी पावर माइनस जे को क्या लिख देंगे, माइनस जे लिख देंगे, खत्म। तो अभी भी सिग्नल मेरा कैसा है, पीरियोडिक है या नहीं है। और रही बात उसके टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, दैट मींस 2 पाई। अरे बेटा ये है कंटिन्यूअस डोमेन का फंक्शन, डिस्क्रीट का नहीं है। ठीक है, यदि ये डिस्क्रीट में होता तो फिर हमारा नॉन पीरियोडिक हो जाता। ठीक है यहाँ पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड को अपनी इंक्रीज करना। सिग्नल एक्स टी 0 से 2 टी, फास्ट बताना इसकी एनर्जी कितनी होगी और पावर कितनी होगी। कर चुके हैं क्या, तो इसने तो नोट किया ही नहीं है क्वेश्चन, और तुम बताओ। e की पावर t ब्रैकेट ओपन j दो मुझे दो ऐसे ऐसे हवा में, ये वाला ना। एक क्वेश्चन ये और रह गया, इसको और देख लो। एक्स टी ये भी तुम खत्म ही कर दोगे, एक्स टी इक्वल टू ई टी जे माइनस वन, क्या होना चाहिए ये, फर्स्ट क्या ये ई टू दी पावर जे टी नहीं लिखा हुआ, क्या ई टू दी पावर माइनस सी नहीं लिखा हुआ। अरे ये क्या हो गया, ये तो पीरियोडिक सिग्नल है, लेकिन ये तो कैसा हो गया, नॉन पीरियोडिक, दैट मींस फाइनल सिग्नल कैसा हो गया, नॉन पीरियोडिक नहीं हो गया। ई टू दी पावर माइनस टी तो ऐसे चलेगा ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सिग्नल कैसा है, नॉन पीरियोडिक, लेकिन ये तो एक पीरियोडिक सिग्नल तो साइनसोइडल फॉर्म में, मतलब डैम सिग्नल बन जाएगा अपना। नोट किया तुमने क्वेश्चन, तो दूं आगे। क्वेश्चन दिया है मैंने, इसकी एनर्जी और पावर बताओ। क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है क्या नॉन पीरियोडिक है,
क्लास की टाइमिंग कल भी सेम ही रहेगी, है ना? डिजिटल के टाइम पे रहेगी और इसके टाइम पे रहेगी। एनर्जी 1 आ गई और पावर जीरो ही होगी। अरे फंक्शन बना लिया। फंक्शन कोऑर्डिनेट 2,2 हो गए। इसका मतलब मैं फंक्शन डायरेक्ट लिख दूंगा, इतना तो अब समझ में आ ही गए। टी लिख दिया मैंने, एक्स टी इक्वल टू टी लिख दिया। इसका मतलब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 के बीच में ही फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। 2 का स्क्वायर डी टी, सॉरी टी स्क्वायर डी टी। इसका मतलब क्या हो गया? ये टी क्यू बाई 3, 0 से 2 पुट कर दिया तो सीधे लिख दूं मैं 8/3। जब एनर्जी हो चुकी है 8/3 तो पावर क्या हो जाएगी? 0। देयरफॉर सिग्नल इज कॉल्ड एनर्जी सिग्नल। सिग्नल एनर्जी सिग्नल है या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्पीड में इंक्रीज करूंगा अपनी। -4 से 4
0.246। इसकी एनर्जी कितनी होगी और पावर कितनी होगी? डन। फिनिश। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। हो गया? कितनी आ गई एनर्जी? ये सीधा सीधा तो क्वेश्चन है, ये वैल्यू कितनी है? 4 है, ये वैल्यू भी 4 है, ये वैल्यू भी 4 है ना? आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसकी 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 तीनों को निकल के ऐड कर दो,
ये आपको दिख रहा है कि सारी वैल्यूज सेम है और सारे इंटरवल सेम है या नहीं है? तो हम ये भी कर सकते हैं कि 3 टाइम्स 0 से 2 और कितना है फंक्शन 4 स्क्वायर dt। सही लिखा है मैंने? ये सही बात है ना? जितनी एनर्जी इसके अंदर होगी उतनी इसके अंदर। यदि ये इंटरवल अलग हो जाते तो हम नहीं कर पाते, यदि ये वैल्यू चेंज हो जाती तो नहीं कर पाते हम। ऐसा हम क्यों कर पा रहे, समझ में आ गया? अरे ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना 4। अरे भाई 0 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 4 है, दैट्स इट। 2 से ये तो इंटरवल चेंज होता तो पूरी फिर तो लिमिट ही चेंज हो जाती है ना, फंक्शन चेंज हो जाता। ये लिख दिया मैंने 0 से 3, 4 और 9, ये 5 लिख दिया, यहां लिख दिया -1। अब अलग अलग है ना, तो अलग अलग एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इतनी छोटी सी बात। तो यहां पर 4 चौक 16 थी, 48 हो गया, ये हो गया 48। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने t 0 से 2, तो सीधे सीधे लिख दूं मैं 48 इंटू 2, दैट मीन्स 96 जूल। आ गई नहीं आ गई? ये आ रही तुम्हारी? नहीं आ रही थी? अलग अलग भी कर लो, कोई दिक्कत। देखो सीधी सी बात है कि कंपटीशन में फास्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे आंसर रख दोगे। फास्ट का मतलब ये है कि आप कितना सीख गए हो और कितनी स्टेप को स्किप कर रहे हो। यदि ये क्वेश्चन होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें ये तो एनालिसिस करना है ना कि इसके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है सेम क्या वही एनर्जी इसके अंदर नहीं भरी होगी? सेम वही एनर्जी इसके अंदर नहीं भरी है, तो हम बार बार 3 बार कैलकुलेशन क्यों करें? कैलकुलेशन को थोड़ा कंप्रेस करो ना। मतलब तो हमने पढ़ाई है मैथमेटिक्स में, यदि फंक्शन सेम है 0 से t के बीच में तो ट्वाइस ऑफ 0 से t/2 करते नहीं करते इंटीग्रेशन में? बेटा एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? और जब स्क्वायर लगाओगे तो पॉजिटिव भी आएगा। अरे तुम निकालो, इसमें इसमें निकालो, इसकी पावर कितनी हो गई? 0 हो गई। इस क्वेश्चन खत्म कर दिए, इसकी निकालो बेटा तुम, चलो निकालो। इसकी एनर्जी कितनी आएगी? ये क्वेश्चन हो गया एक और। एनर्जी 0 से 3, फंक्शन कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दूं, प्लस 3 से 4, फंक्शन कितना है -1 का स्क्वायर, प्लस प्लस 4 से 9, फंक्शन कितना है 5 का स्क्वायर dt। हो गया? इसको सॉल्व कर लो, 5 25, तो ये हो गया। t अंदर आएगा 0 से 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, t आएगा 3 से 4, प्लस 5 25 बाहर ले लो, t आएगा 4 से 9। तो क्या लिख दूं इसको? 25 3 -0 प्लस 4 -3 प्लस 25 9 -4 लिख सकता हूं मैं इसके। तो ये कितना हो गया? 25 थी 75 नहीं हो गया ये, प्लस 1 नहीं हो गया, प्लस 9 में से 4 गए तो 5 बचा, 25 25 कितना हो गया 125। तो ये तो 201 आ गया आंसर। और सिग्नल सिस्टम में एक बात बोली जाती है कि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना उसको तुम खुद करके देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। अब हो गया क्लियर? अभी वही चीज उसने पूछी, वही चीज तुम फिर रिपीट कर रहे हो। किसमें फंक्शन बना दो बेटा? कोई यदि वैल्यू कांस्टेंट है तो हमें क्या शौक चल रहा है फंक्शन बनाने का?
रैंप वाले में तो बनाना ही पड़ेगा ना, हमें नहीं पता ना कि स्लोप कितना है। रैंप में क्या, हर उस जगह बनाना पड़ेगा जहां पे हमें कुछ भी मतलब कि डिफाइन नहीं है। यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज हो रही है क्या, क्या 0 से 2 के बीच में, तो कांस्टेंट है, तो फिर क्यों बनाओगे फंक्शन। अरे किसी भी एग्जाम्पल में, कल इतने सारे एग्जाम्पल किए थे हमने, इतने सारे एग्जाम्पल किए थे हमने, यहाँ फंक्शन ही बनाया था तुमने। अरे तो रैंप आ गए तो रैंप के फॉर्म में ही तो होगा, और तुम कौन से फंक्शन डिजाइन करोगे। और तो ये होते हैं साइनसोइडल वेव फॉर्म, और कौन से डिजाइन करोगे, हाइपरबोला है। और कौन से डिजाइन करोगे, एक्सपोनेंशियली। और कौन से डिजाइन करोगे, एक्सपोनेंशियल डिके। और कौन से डिजाइन करोगे, इम्पल्स फंक्शन। और कौन से करोगे, स्टेप फंक्शन। और कौन से करोगे, रेक्ट फंक्शन, जो कि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। और कौन से करोगे, मतलब रेक्टेंगुलर फंक्शन। या फिर और कौन से करोगे, मतलब सिंक फंक्शन, जो कि मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। फिर क्लियर है, हटा दूं से, मुद्दे की बात पर आ जाओ। अरे ये पता नहीं क्या हो रहा है आज, कि मैंने तुम्हें ये सिग्नल दिया, थोड़ा फास्ट बताना जल्दी से मुझे, इसकी एनर्जी कितनी होगी। कितनी होगी एनर्जी इसकी, आ गया। तो एनर्जी क्या करोगे, 0 से 2, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर डी टी, टी 0 से 2, 2 जूल आ गई, नहीं आ गई आंसर, मानते हो। ठीक है, अब मान के चलो कि अगली बार, मैं ये रिजल्ट के तौर पे बता रहा हूं, अगली बार मैंने लिमिट 0 से 2 की जगह 0 से 1 कर दी, और मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब बताओ इसकी एनर्जी कितनी होगी, फास्ट आ गई 1। कुछ समझ में आया, समझ में हमें ये आया कि यदि सिग्नल एक्स टी है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, ई होगी। और यदि हम इस सिग्नल को एक्स टू टी कर देते हैं तो एनर्जी कितनी हो गई, E/2, कल तुम पूछ रहे थे, क्लियर बात। तो पहला फंक्शन एक्स टी लिखा हुआ है, दूसरा फंक्शन एक्स टू टी लिखा हुआ है, स्केलिंग प्रॉपर्टी, जो कि मैं भी कुछ देर के बाद बताऊंगा, लेकिन यहां पर कल इसने पूछ लिया तो बता रहा हूं मैं। तो टू टी का मतलब ये है कि बेशक हम यहाँ 2 जरूर लिख रहे हैं, लेकिन फंक्शन कंप्रेस हो रहा है, वो टर्मिनोलॉजी बाद में बताऊंगा। तो कंप्रेस हो रहा है, तो बेसिकली एक्स डैश टी को मैं बोल सकता हूं एक्स ऑफ 2t, है ना, ऊपर वाले से कंपेरिजन कर दो। तो फर्स्ट फंक्शन की एनर्जी ई है, तो यदि एक और फंक्शन सिमिलर टू एक्स ऑफ टी मिल रहा है, लेकिन जिसमें कि फंक्शन कंप्रेस फॉर्म में है, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन हमारा कंप्रेस फंक्शन है। तो सीधी सी बात है, यदि फंक्शन कंप्रेस्ड हो रहा है तो एनर्जी भी तो कंप्रेस्ड हो जाएगी ना। एनर्जी तो वो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा तुम्हें, कि यदि एनर्जी ई है तो क्या हो जाएगी, E/2। यदि इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं, सपोज मैं एक्स T/2 कर देता, और देख लो इसको, तो बेसिकली एक्स T/2 करने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं पर मैं फंक्शन को एक्सपेंड कर रहा हूं। मतलब ओरिजिनल फंक्शन मेरा 0 से 2 था, तो मैंने उसको 2 टाइम्स और एक्सपेंड कर दिया, मतलब लिमिट कहां तक चली गई, 4 तक चली गई, जबकि मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है। तो मैं इसको एक्स 2 बार प्राइम ले लूं और इसको बोल दूं कि ये है एक्स ऑफ T/2, तो इसकी एनर्जी निकालोगे, तो एनर्जी आप मैनुअली निकालोगे, कितनी आएगी इसकी, 4 नहीं आएगी। सीधी सीधी बात है, 4 आएगी। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया, कि यदि एक्स T/2 की कोई हमसे एनर्जी पूछता है, तो हम क्या कर देंगे, जस्ट ऑफ डबल कर देंगे ओरिजिनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा क्या हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए इतना लिख लीजिए आप।
डन हो गया, बढ़ा दो 27 कर दो। इट इज ए रूम टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर रहना चाहिए तभी हमें अच्छा लगेगा। एसी में जो टेम्परेचर होता है वो रिलेटिव होता है या नहीं नहीं, रिलेटिव नहीं होता। ये जो शो कर रहा है ना, ये शो कर रहा है कंप्रेसर से जस्ट निकलते ही एसी के पास जो टेम्परेचर वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन टेम्परेचर के साथ क्या होता है कि वहां से उसने कूलिंग देना स्टार्ट किया, लेकिन कूलिंग जब एक्सपेंड करेगी अपने आप को तो वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर तरफ फ्लो कर रहा है ना। तो बेसिकली सपोज यहाँ पे गर्मी है तो वहां तो 27 है, तो वो हम जो मेंटेन कर रहे हैं ना वो तो वहां का है। वहां से वहां तक जाने में तो टाइम लगेगा ना उसे। हटा दूं इसे। नेक्स्ट वन है, इसलिए जो आजकल ऑटोमेटिक आ रहे हैं ना उनमें दिक्कत क्या है, जैसे कि इसमें ऑटो कट है सपोज 27 के बाद, तो दिक्कत ये है कि यहां तो गर्मी हो रही है, वहां उसने सेंस कर लिया 27 कट ऑफ कर दिया। क्लियर बात। अब होता क्या है कि जैसे अभी इस समय मौसम सही है, इस समय बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में इतना वेरिएशन है कि 27 हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जून का महीना मान लो तो ऊपर से छत तो हीटिंग दे रही है और ये अपना काम कर रहा है, लेकिन पता चला कि वो जो 27 है ना, 27 तो उसी के पास है, और जो छत से गर्मी आ रही है वो 45 46 47 48 की आ रही है, वो तो वो फिर काम नहीं करता। हमें ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है वो, तो फिर हमें 16 पे करना पड़ता है। तो 16 पे तुमने कर दिया उसको, तो 16 से चलते 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 तुम तक तो 20 क्या पहुंच ही जाएगा ना। ये रहती है चीजें। इसके नेक्स्ट वन है, सपोज मैं ये क्वेश्चन बोल दूं, थोड़ा सा और फास्ट करना है इसको। सिग्नल एक्स टी जीरो इन्फिनिटी टी एक्सेस चल रही है ये -1 2, और इस फंक्शन को डिफाइन किए दे रहा हूं मैं, ये फंक्शन है 2 e की पावर -t/2। तो फास्ट बताना एनर्जी कितनी होगी। मेरा इंटरेस्ट एनर्जी में ही है क्योंकि ये मेरा क्या है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जितने पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो सारे पावर सिग्नल होते हैं, लेकिन नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो भी सकता है पावर और हो भी नहीं सकता। लेकिन ये मुझे कैसे दिख रहा है, बाउंडेड दिख रहा है। तो बाउंडेड जब भी होगा ना, जब भी कोई सिग्नल बाउंडेड होगा, बाउंडेड का मतलब उसकी स्टार्टिंग हमें पता है, उसका लास्ट हमें पता है, और उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कि फाइनाइट है, तो उस सिग्नल में ऑलवेज पावर क्या आएगी, जीरो आएगी। यदि कोई सिग्नल बाउंडेड है तो उसमें पावर ऑलवेज क्या आएगी, जीरो आएगी। बाउंडेड को हम लोग कंट्रोल सिस्टम में बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। स्टेबल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पावर क्या है, जीरो है ना। बनाओ उसका कितना आ रहा है। डन।
चलिए तो देखो कैसे करोगे फास्ट, इसकी एनर्जी निकाल लोगे, इसकी एनर्जी निकालना है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग एनर्जी निकलेगी, सम कर देंगे। तो E1 की मैं बात करूं तो E1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से 0, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर dt। तो क्या इसको सीधे सीधे 4 लिख दूं मैं, मानते हो? E2 की एनर्जी निकाल लूं मैं, E2 क्या है, 0 से इंफिनिटी है, फंक्शन मुझे दिया हुआ है 2 e⁻ -t/2 का स्क्वायर dt। क्या अगले स्टेप में मैं इसको कर सकता हूं, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 4 e⁻t dt, यस और नो? इसका मतलब अगले स्टेप में 4 तो बाहर ले लिया मैंने कॉमन, इंटीग्रेशन किया तो -1 आ गया, और e⁻ -t का e⁻t होता है लिमिट ऑफ दी 0 से इंफिनिटी। इसका मतलब -4 e⁻∞ e⁻0। इसका मतलब ये तो ये भी 4 आ गया। इसका मतलब फाइनली E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दैट मीन्स 4 + 4 इट विल बिकम 8 जूल। तुम क्या बता रहे थे सत्यम? नेक्स्ट है हाँ बिल्कुल बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया सभी का? चलें आगे। अब थोड़ा सा मैं ग्राफिकल अप्रोच यूज कर रहा हूं, फास्ट मोड में बताइएगा कि कौन कौन से सिग्नल क्या क्या है। फर्स्ट बताइए क्या होगा ये, नेक्स्ट यस, नेक्स्ट तुम फंक्शन बोल रहे थे ना अभी, जो फंक्शन ही लो तुम। नेक्स्ट तो तुम्हें किसी में एनर्जी बतानी नहीं है, केवल ये बताना है कौन सा सिग्नल एनर्जी को डिफाइन करेगा, कौन सा सिग्नल पावर को डिफाइन करेगा, और उनके रिस्पेक्ट में कौन होगा एनर्जी सिग्नल और कौन होगा पावर सिग्नल। अरे ये बताना है कि किसमें एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो है, किसमें इक्वल टू जीरो है, किसमें पावर इक्वल टू जीरो है, किसमें पावर नॉट इक्वल टू जीरो है। बस वैल्यू नहीं बतानी, मतलब आपको एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल के फॉर्म में वैल्यू बतानी, मतलब आंसर बताना है कि ये विच वन इज एनर्जी सिग्नल, विच वन इज पावर सिग्नल, और विच वन इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। अरे अभी अभी बताया था मैंने कि जो बाउंडेड होंगे उनमें पावर जीरो होगी और एनर्जी इन्फिनिटी होगी, जो अनबाउंडेड होंगे उनमें एनर्जी इन्फिनिटी होगी और पावर जीरो, सॉरी पावर क्या फाइनाइट होगी। कैच नहीं कर पा रहे हो?
ये बताओ मुझे कि क्या ये एनर्जी को फाइनाइट करेगा? फाइनाइट एनर्जी होगी, और जब एनर्जी फाइनाइट होगी तो पावर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो क्या ये एनर्जी सिग्नल नहीं हो गया? तो क्या ये बाउंडेड सिग्नल नहीं है? दूसरे क्वेश्चन पर आऊं मैं, तो मैं देख रहा हूं कि अरे ये तो रुक ही नहीं रहा, अरे ये तो रुक ही नहीं रहा। इसका मतलब इसमें जितनी एनर्जी भरी हुई है वो तो इन्फिनिट की तरफ टेंस कर रही है। इसका मतलब यहां पर एनर्जी इन्फिनिटी नहीं होगी। एनर्जी इन्फिनिटी होगी तो कहीं ना कहीं मुझे पावर भी इन्फिनिटी होते दिख रही है यहाँ तो, क्योंकि ये तो रैंप फंक्शन की तरह जा रहा है ना सीधे, ये तो रैंप फंक्शन जा रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? ये हो गया नाइदर एनर्जी नॉर पावर। और इसको और अच्छी लैंग्वेज बोलना चाहूं, क्या ये फंक्शन अनबाउंडेड नहीं है? अनबाउंडेड और बाउंडेड की डेफिनेशन यही तो बताई थी कि यदि हम किसी फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे हैं किसी भी स्टैंड पर, इज कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन। हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे पर्टिकुलर किसी स्टैंड पर, किसी स्टैंड पर हम डिफाइन ही नहीं कर पाए, दैट मींस क्या हो गया? अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड जब हो जाता है तो उसमें एनर्जी भी इन्फिनिटी होती है, पावर भी इन्फिनिटी होती है, दैट मींस नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। क्या ये फंक्शन मेरा बाउंडेड नहीं है? तो देखते ही बात खत्म हो गई। बाउंडेड का मतलब क्या हो गया? एनर्जी क्या हो जाएगी? नॉट इक्वल टू जीरो, फाइनाइट होगी। और जब एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो हो गया दैट मींस पावर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो क्या ये मेरा एनर्जी सिग्नल नहीं हो गया? यदि मैं इस सिग्नल की बात करूं तो क्या ये सिग्नल अगेन बाउंडेड नहीं हो गया? बताओ, यहां भी वैल्यू जीरो है, यहां वैल्यू वन है इसकी, है या नहीं है? फंक्शन की यहां वैल्यू जीरो है, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी कुछ ना कुछ तो फाइनाइट भरी होगी। तो एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, पावर इज इक्वल टू जीरो। तो क्या मैं इसको एनर्जी सिग्नल नहीं बोल सकता हूं? इसका मतलब मुझे कंक्लूजन धीरे धीरे क्या मिलता जा रहा है कि जो मेरे सिग्नल बाउंडेड हैं, जो मेरे सिग्नल बाउंडेड हैं वो कैसे होंगे? एनर्जी सिग्नल होंगे या नहीं होंगे? लेकिन जो मेरे अनबाउंडेड सिग्नल हैं डेफिनेटली वो क्या होंगे? मेरे नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। बना लो चारों। कल से कर तो रहे पावर सिग्नल इतने सारी। लिखा दिया कि कोई भी सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है वो पावर सिग्नल होगा, दैट खत्म। ये सारे सिग्नल तो नॉन पीरियोडिक है ना। लिखा है कि ईच पीरियोडिक सिग्नल है पावर सिग्नल बट रिवर्स इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि इसी वाले केस में हो रहा है ना, ये नाइदर एनर्जी नॉर पावर में है, तो ये अनबाउंडेड है लेकिन ये पीरियोडिक कहाँ है? नहीं है। डन। फेसबुक सभी लोग चलाते हो ना? ठीक है वैभव, थोड़ा और बताओगे इसी पर आगे चाहो तो? अमन, थोड़ा सा आराम से उसमें लगाओगे बीच वाले में, इसको लगा दो। अभी नहीं लगा, चक्कर। आवाज क्यों नहीं आई? ठीक है आ गया आ गया। अच्छा अच्छा, मैंने वो बंद कर दिया साउंड। ठीक है, हो गया ये? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो मुझे ये बताओ, ये फंक्शन कैसा होगा, एनर्जी या पावर?
तुरंत देखते ही खत्म करना है इसको, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं सोचने का। वेरी गुड। ये बताओ ये कैसा होगा? क्या होगा? पीरियोडिक हो गया ये, कुछ तो अभी लगे। अरे भैया इसमें एनर्जी तो इन्फिनिटी भरी हुई है ना, लेकिन पावर कितनी बताई थी मैंने तुम्हें? एक यूटी फंक्शन की, यूटी फंक्शन की पावर मैंने कितनी बताई थी? 1/2, 1/2 इसकी हो गई और 1/2 इसकी हो गई, तो कितनी हो गई मिलकर के? 1 नहीं हो गई? बताइए। क्या बाउंडेड है? तो बाउंडेड नहीं है, हर जगह इसकी वैल्यू 1 1 1 1 1 1। यदि मैं ये बोल दूं तो ये क्या होगा? होगा एनर्जी सिग्नल, क्योंकि इसमें एनर्जी तो नॉट इक्वल टू 0 है बट पावर 0 हो जाएगी। चलें आगे। हो गया? ये क्यों हिल रहा था वो? ऐसी क्या हैपनिंग हो गई कि ये हिल रहा था? है ना, क्योंकि मैं तो तभी तभी से हिल रहा था कि पेंडुलम की तरह ही। चलो ये बताओ मुझे, सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू 2 cos 9n पाई अपॉन 4 प्लस 3 cos 6 पाई n अपॉन 5। तो बताना है रिजल्टेंट सिग्नल कैसा होगा, पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक? और यदि पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड भी बताना है फिर हमें। आ गया? तो देखो ये दोनों डिस्क्रीट में हैं, दोनों डिस्क्रीट में, इसका हम सीधे सीधे नहीं बोल सकते पीरियोडिक पीरियोडिक,
हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्क्रीट टाइम पीरियड n1 करना पड़ेगा, सही बोल रहा हूं। तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 9 पाई बाई 4, करेक्ट लिखा है मैंने। तो क्या ये 8/9 लिखा हुआ है, 8/9 क्या मेरा P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, होता है। इसका मतलब अब मैं बोल पा रहा हूं ये सिग्नल मेरा कैसा है, पीरियोडिक है, अब मैं बोल पा रहा हूं। फिर सिमिलरली यहां पर मैंने n2 फाइंड आउट किया, n2 क्या होता है 2 पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 5, दैट मींस ये तो शायद 5/3 हो गया, सही लिखा है ना मैंने, P अपॉन Q। तब जाके मैं बोल पा रहा हूं कि ये मेरा सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक है। अब देखो डिस्क्रीट में एक अच्छी बात क्या है, डिस्क्रीट में एक अच्छी बात ये है कि आप जो कंटिन्यूअस में बाद में चेक करते थे वो आपने डिस्क्रीट में फिल्टर पहले ही कर रखा है। आप ये कंडीशन यदि ये कॉस टी के फॉर्म में होता तो आप पीरियोडिक पहले बोलते, टाइम पीरियड बाद में निकालते, पीरियोडिक पहले बोलते, टाइम पीरियड बाद में निकालते। और फिर दोनों पीरियोडिक होने के बाद जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट सिग्नल पीरियोडिक होगा, क्यों, वहां पर T1 अपॉन T2 चेक करते क्या वो P अपॉन Q को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन वो कंडीशन तो हमने पहले ही चेक कर ली डिस्क्रीट में। तो डिस्क्रीट में जब तुमने n1 को पहले फिल्टर आउट कर लिया कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में है, n2 को फाइंड आउट कर लिया वो P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो फिर रेशियो फाइंड आउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेशियो ऑलवेज P अपॉन Q को फॉलो करेगा नहीं करेगा। कोई पाई आया है क्या यहाँ पर, कोई पाई यहाँ पर आया है क्या, √2 √3 आया है क्या, नहीं आया। इसका मतलब यदि डिस्क्रीट में दो सिग्नल पीरियोडिक है तो इसका मतलब रिजल्टेंट सिग्नल ऑलवेज क्या होगा, पीरियोडिक होगा, डिस्क्रीट डोमेन में, कंटिन्यूअस में नहीं होगा, डिस्क्रीट डोमेन में। अब बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा n, क्या बताया था मैंने, न्यूमरेटर पार्ट का क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम ले पा रहे हैं, 8 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 40 लिख दूं मैं, सही लिखा है मैंने। और यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट का क्या लेना है मुझे, एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर कोई मुझसे पूछे अब n कितना होगा, तो मैंने क्या पढ़ा था कि n अपॉन m होता है ये। तो बेसिकली m इक्वल टू 3 के लिए m की वैल्यू कितनी है, 40 है। दैट मीन्स यहां पर जो डिस्क्रीट टाइम पीरियड वो कितना आ गया, 40। यहां पर डिस्क्रीट टाइम पीरियड कितना आ गया, 40। आपने बताना कि के लिए जब हम टी में करते हैं तो जो टी है उसको Q अपॉन Q में चेक करते हैं, तो Q इक्वल टू Q अपॉन Q। कंटिन्यूस में नहीं बताया, डिस्क्रीट में बताया तो मैंने। तो अभी आप कहते थे फिर टी में होता तो टी में होता तो हम वो काम पहले ही कर लेते ना, मतलब वो काम हम बाद में करते। मतलब वो काम करते हैं P अपॉन Q वाला, P अपॉन Q वाला कहां पर करते, ये रिजल्टेंट में बोल रहे हो या जो इंडिविजुअल में बोल रहे हो, तो रिजल्टेंट में तो करते ही, तो मैं कल तुम्हें सिखाया ही है कि यदि तुम्हारे पास कंटिन्यूअस डोमेन में मोर देन वन सिग्नल पीरियोडिक हैं और उनका एडिशन सबमिशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो इट नॉट नेसेसरी कि रिजल्टेंट सिग्नल ही पीरियोडिक होगा। दिखाया तो साफ साफ, तभी हम देखते हैं ना एग्जैक्टली तभी हम देखते हैं जो हमारे मल्टीपल हैं, दिखाया तो ये ना मल्टीप्लिकेशन में लिखा था, एडिशन में लिखा था। अरे ये लिखा तो है, इफ समेशन ऑफ पीरियोडिक, तुम्हारी लैंग्वेज है, पढ़ के देता हूँ, इफ समेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल देन नॉट नेसेसरी रिजल्टेंट सिग्नल विल बिकम आल्सो पीरियोडिक, इट मे बी। तो क्या करोगे, चेक करोगे, जैसे कि ये नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, यदि सारे नॉन पीरियोडिक हो या तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्टेंट नॉन पीरियोडिक होगा। लेकिन सारे पीरियोडिक हैं तो जरूरी नहीं है कि ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। T1 अपॉन T2 ये रेशनल है तब जाके क्या होगा, ये पीरियोडिक होगा, अदरवाइज क्या होगा, लिखा है तुमने साफ साफ। मल्टीप्लिकेशन में नहीं करते काम। मल्टीप्लिकेशन में क्यों करोगे, ठीक है ना। चलूं आगे मैं, अगर सारे नॉन पीरियोडिक का एडिशन होगा तो पीरियोडिक होगा। तुम लिख लो, लिख लो तुम, वैसे तो लिखा चुका हूं, दोबारा फिर लिखो। तुम क्या चाहते हो, एक एक करके सारी चीज लिखाऊं मैं, सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास ऑलरेडी। समेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल नॉन रिजल्टेंट। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखा चुका हूं वैसे तो मैं ऑलरेडी, लेकिन तुम फिर चाह रहे हो फिर लिख लो, तुम्हारी लैंग्वेज में तुमने लिखा है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सोच ही नहीं रहे हो, चक्कर ही है ना, तुम सोचोगे तो चीजें सारी हो जाएंगी। एक सिग्नल पीरियोडिक है कॉस टाइम डोमेन में,
है, मानते हैं हम, तो करते आ रहे हैं। कॉस के साथ हमने साइन को और ऐड कर दिया, वो भी टाइम डोमेन में कंटिन्यूअस, वही पीरियोडिक है। लेकिन यदि मैं दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट सिग्नल भी पीरियोडिक होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो फिर मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, वही T1/T2 वाली। क्लियर है? अब मान के चलो कि कॉस और साइन कभी भी चाहते हुए भी मैं कंटिन्यूअस डोमेन में नॉन पीरियोडिक बना ही नहीं सकता हूं। बना सकता हूं क्या? मैं तो बचपन से पढ़ते आ रहा हूं +2 से कि साइनसोइडल वेवफॉर्म हमेशा पीरियोडिक होती हैं, तो टाइम डोमेन हमने वहां पे कंटिन्यूअस पढ़ा था। आज हम यहाँ पर सिग्नल सिस्टम में पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट टाइम पीरियड भी होता है। तो अब हमें पता चला कि यदि साइनसोइडल वेवफॉर्म डिस्क्रीट डोमेन में है तो जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल साइन या कोसाइन भी पीरियोडिक होगी। उसके लिए हमें उसका टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे डिस्क्रीट डोमेन में रहेगा जो कि ऑलवेज इंटीजर रहता है। तो अब डिस्क्रीट में तो वाली बात ही खत्म हो गई ना कि मोर देन वन पीरियोडिक सिग्नल है तो रिजल्टेंट सिग्नल पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद ही बोल रहे हो कि डिस्क्रीट डोमेन में साइन कोसाइन यदि तुमने चेक कर ली है टाइम पीरियड निकाल के कि वो पीरियोडिक हैं, तो यदि उनमें इरेशनल नंबर होता तो वो पहले ही नॉन पीरियोडिक हो जाते। क्लियर है बात? अब दूसरे उस पर आ जाते हैं कि मल्टीप्लीकेशन। कल बहुत अच्छे से आया था T/sin t। टी कैसा है? नॉन पीरियोडिक। sin t कैसा है? पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक का मल्टीप्लिकेशन किसी पीरियोडिक के साथ हो गया, सब पे चढ़ा कर दिया उसने, क्या कर दिया? नॉन पीरियोडिक कर दिया। दो पीरियोडिक सिग्नल है उनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो फिर जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट सिग्नल पीरियोडिक हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि sin t cos t है फॉर एग्जांपल, sin t cos t है, दोनों पीरियोडिक है, पीरियोडिक हो गया। या तुमने कुछ और एग्जांपल ले लिया, वो तुम्हें वहां पे देखने पड़ेंगे एग्जांपल के रिस्पेक्ट। मैं यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट तुम्हें पॉइंट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये पॉइंट हार्ड एंड फास्ट है कि कंटिन्यूअस डोमेन में मोर देन वन सिग्नल पीरियोडिक हैं, तो रिजल्टेंट सिग्नल इट मे बी पीरियोडिक और इट मे बी अ नॉन पीरियोडिक। बस खत्म, और कोई इसके अलावा स्टेटमेंट ही नहीं है। हो गया? क्या लिखाना है बताओ मुझे। तो वो तो तुम बात समझ ही नहीं पा रहे, तुम ज्यादा लिख करके रामायण को क्यों बना रहे हो हौच पौच, जब मैं चीख चीख करके बोल रहा हूं कि ये कॉस पीरियोडिक है या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये डिस्क्रीट डोमेन में है। तो पहले मैंने क्या निकाला? उसका टाइम पीरियड निकाला, और जब मैंने पहले ही टाइम पीरियड निकाल के उसको रेशनलाइज कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, इन दोनों का मैं रेशियो फाइंड आउट करके इरेशनल कहां से पता करूंगा? इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट तो ऑलवेज क्या होगा? पीरियोडिक ही होगा। लिखो तुम। अगर जैसे टाइम में पीरियोडिक आ रहा है, ये डिस्क्रीट डोमेन में चल रहा है, टाइम में चल रहा है, तो टाइम है, डिस्क्रीट टाइम है ना, बोल तो रहा हूं मैं। नहीं कंटीन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस टाइम बोलो। तो ये पीरियोडिक आ रहा है, पीरियोडिक आ रहा है, क्या आएगा आंसर? तुम बताओगे तो क्या आएगा? कल से भाई किस सारे क्वेश्चन कर लिया हमने, पीरियोडिक हो सकता है, नॉन पीरियोडिक हो सकता है, T1/T2 निकालेंगे। एग्जैक्टली निकालेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। तो यही तो बोल रहा हूं मैं, इस तरह लिखा हुआ इसका नहीं लिखा सकता ना मैं, क्योंकि अननेसेसरी हमें चीजें कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। तुम बार बार एक ही चीज पर आ रहे हो। है। अच्छा, मतलब इसमें और भी एग्जांपल आ सकते हैं, मतलब जो मतलब n1 अगर मतलब इरेशनल आ रहा है और हम समझ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो कि वो लोग बोर हो रहे हैं, तुम पूछो आराम से। मैं एक्चुअली देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जहां पर हमें केस स्टडी करनी है ना, उसी केस को हम केस स्टडी करें। यदि हम हर एक को केस स्टडी बनाने लगेंगे तो पता चला कि इसी जंजाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हम तो। क्वेश्चन का बन जाएगा। ये स्वप्न समझ गया कि जो काम हम कंटिन्यूअस डोमेन में बाद में करते थे उसको हमने पहले ही लगा लिया, तो पहले ही लगा लिया, तो यदि ये पहले ही यहाँ पे पाई आ जाता तो भैया रामायण तो यही खत्म हो गई, ये तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो गया। और जब ये नॉन पीरियोडिक हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी कर ले, अब ये रिजल्टेंट सिग्नल मेरा क्या होगा? नॉन पीरियोडिक होगा। खत्म कहानी। क्योंकि एक नॉन पीरियोडिक को पीरियोडिक के साथ जोड़ोगे, कैसे दोनों पीरियोडिक बन जाएंगे? बन ही नहीं सकते हैं। तुमने यहां पर पहले ही फिल्टर आउट करके 8/n मतलब जो है मतलब क्या P/Q के फॉर्म में ले आए टाइम पीरियड को। इस टाइम पीरियड पर तो डिफाइन किया है तुम्हें पीरियोडिक है। तो तुम्हारा डिस्क्रीट डोमेन में टाइम पीरियड खुद डिसाइड कर रहा है कि यदि मैं रेशनल रहूंगा तो ही मैं क्या रहूंगा? पीरियोडिक रहूंगा। यदि मैं रेशनल रहूंगा तो ही मैं पीरियोडिक रहूंगा।
अब जब तुमने इसको रेशनल कर दिया, इसको रेशनल कर दिया, तो इसके रेशियो को दुनिया की कोई भी ताकत इरेशनल बना सकती है। तो फिर क्यों अननेसेसरी n1/n2 करने की कोशिश कर रहे हो? आप लिखो, ऐसे समझ में नहीं आएंगी। इन डिस्क्रीट डोमेन, नोट डाल के, इन डिस्क्रीट डोमेन if addition of two periodic signal, in discrete domain, if addition of two periodic signal, then resultant signal will become always periodic signal. Then resultant signal will become always periodic signal, otherwise non-periodic signal. अदरवाइज में इसके अलावा सारे केस चले गए, अदरवाइज नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अब बताओ, हो गया ना? थोड़ा उसको 26 भी कर दो, क्योंकि दिमाग भी गर्म ही हो रहे हैं हमारे, मतलब पावर डिसिपेशन हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा चिलनेस की जरूरत है। ठीक है तो ना, चलो अब हटा दो इसे। तो फर्स्ट आपने सिग्नल्स में देख लिया, सिग्नल्स किस तरह के होते हैं। फर्स्ट एनालॉग एंड क्या मतलब डिजिटल, सेकंड कंटिन्यूअस एंड के डिस्क्रीट, थर्ड एनर्जी एंड पावर, और पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है ना। इसके बाद हमने कुछ बेसिक सिग्नल देखे, जैसे कि इंपल्स फंक्शन देख लिया, स्टेप फंक्शन देख लिया, और जो एक के रैंप फंक्शन देख लिया। तीन बेसिक फंक्शन, इन्हीं का हम लोग यूज कर करके और कई सारे फंक्शन डिजाइन कर लेंगे। अब मैं बता रहा हूं यहां पर ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। नेक्स्ट हेडिंग है ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बेसिक में ही है। ऑपरेशंस ऑन सिग्नल, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑन सिग्नल का मतलब यह है कि हम सिग्नल पर कुछ ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या करना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है, वो है स्केलिंग। स्केलिंग में दो स्केलिंग होती है। फर्स्ट स्केलिंग होती है एम्पलीट्यूड स्केलिंग। सेकंड वन होती है, वो होती है टाइम स्केलिंग। इसके बाद सेकंड ऑपरेशन है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग में दो टाइम शिफ्ट होते हैं। फर्स्ट होता है लेफ्ट शिफ्टिंग, और सेकंड होता है राइट शिफ्ट। ठीक है, और थर्ड ऑपरेशन है, वो है फोल्डिंग ऑपरेशन। और फोल्डिंग को ही हम लोग बोलते हैं टाइम इन्वर्जन ऑपरेशन। ठीक है, टाइम इन्वर्जन ऑपरेशन। अब नहीं है तो मैं कहां से करूं जनरेट, बताओ। ठीक है,
तो थोड़ा सा इस पे भी रिसर्च हमने काफी की है, और इस पे मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कत आएगी। जैसे टाइम स्केलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद टाइम शिफ्टिंग, उसके बाद फोल्डिंग, है ना। ठीक है, तो सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। फर्स्ट है स्केलिंग। देखो स्केलिंग का मतलब ये होता है कि हमें स्केल करना है। तो हम जो बचपन में स्केल पढ़ते थे ना, वो हम लोग केवल के लाइन खींचने के लिए यूज करते थे, हमें उसके अलावा कोई मतलब ही नहीं पता था। या हमारे फादर किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो वो कुछ मतलब के ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं, तो उनके पास कई तरह की स्केल होती थी, है ना। तो बेसिकली स्केलिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने एक्चुअल फिजिकल पैरामीटर को किसी मैप पर स्केल करना चाह रहे हैं। तो यहां से दिल्ली की डिस्टेंस 270 या 240 के आसपास है, लेकिन मैप पर मैं कैसे करूंगा शो। तो मुझे यदि पूरे हिंदुस्तान का मैप बनाना है, तो वो मैप तो बन ही नहीं बना जो कि पाएगा। यहाँ से देहरादून तक जाते जाते तक सारे पेज हो जाएंगे सर। तो वहां पर हमने मैप को बना दिया, और मैप को बनाया हमने देहरादून से दिल्ली की डिस्टेंस को कुछ इंडिकेट कर दिया, और वहां पर हमने साइड में लिख दिया, क्योंकि हमने हर एक के सिटी के लिए किया होगा कुछ ना कुछ। तो वहां हमने लिख दिया कि 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1, जो भी बार या जो भी उन्होंने के डेनोशन यूज किया, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हमने लार्ज जो डिस्टेंस है उसको स्केल छोटी पर कर लिया मैप पर, है ना। इसके लिए समझ में आ गई। इसी का दूसरा पहलू देखो कि माइक्रोस्कोप में चले गए तुम, तो माइक्रोस्कोप में तो दो जो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻⁶ की होगी। तो हमें 1 सेंटीमीटर तो विजिबल है नहीं, हम 10⁻⁻⁶ कैसे देखेंगे। या फिर नैनोमीटर की होगी, या फिर हम लोग के सिलिकॉन में पढ़ते हैं ना कि जो मतलब चैनल लेंथ वगैरह के नैनोमीटर के फॉर्म में चल रही है। तो माइक्रोस्कोप में हम देख तो लेंगे, लेकिन उनकी डिस्टेंस कितनी होगी, क्या माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, है ना, क्या पिकोमीटर। लेकिन जब हम उसको स्केल करेंगे, तो स्केल तो हम बड़े साइज में ही करेंगे ना, तो फिर हम बोल देंगे कि यहाँ 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 नैनोमीटर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक जगह तो हमने कंप्रेस किया चीजों को, जैसे